देखिए, राजनीति में तोड़-फोड़ कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने तोड़ा है। टूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं। और जब से हमें याद है, जो हमने पढ़ा उसमें सब में देखा, ये राजा उससे मिला, उसको तोड़ दिया। और ये चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या नीतीश कुमार भी हो, इनके साथ भी दूसरी पार्टी के लोग आए हैं। और जैसा कि सुनील भाई ने बढ़िया कहा कि हिमाचल, वो अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में इनके कहाँ से आ गए? वो तो उन्हीं के लोग थे जो इधर-उधर छिटक करके आ जाते हैं। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि बीजेपी ये जो कोशिश करती है, उसमें एक नैरेटिव गढ़ने की बात होती है कि देखिए, हमने इनको हम में अभी भी वो है कि हमारे पास लोग आते हैं। और देखिए, बीजेपी के पास जो एक बड़ी ताकत पहले हुआ करती थी, मतलब वाजपेयी जी के समय में, वो ताकत होती थी कि वो चाल, चरित्र और चेहरा की जब बात करते थे, तो वाजपेयी जी पे बड़ा भरोसा होता था और उनके पास बोलने वाले अच्छे नेता थे, चरित्रगत बात करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी पूँजी थी। और ये जो संप्रदाय है हिंदू मुसलमान, वो तो शुरू से खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ बात करते हैं। लोकतंत्र में इस तरह का प्रावधान है नहीं। लेकिन कम से कम बोलने में, नैतिकता की बात करने में बीजेपी का कहीं स्थान था और लगता था कांग्रेस से ऊपर है। लेकिन मोदी जी ने सत्यानाश कर दिया। मोदी जी का काल जब से आया है, बीजेपी में कोई ऐसा दुर्गुण नहीं है राजनीति में जो बीजेपी में आज नहीं है। और सुनील भाई ने बड़ा सही कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे खड़े हुए हैं जिनमें अगर दुर्गुणों की बात करें तो थोड़ा कम दुर्गुण है। आप उन पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। बीजेपी अपने नेताओं पे भी ऐसा नहीं कर सकती कि उनके नेताओं के पास परिवारवाद नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगा सकते। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी पार्टी आज की तारीख में जो है, वो बिना भ्रष्टाचार के चल नहीं सकती। उसको चंदा कहाँ से आएगा? कौन पैसा देगा? तो बीजेपी के पास जो इतने हजार करोड़ रुपए हैं, वो कहाँ से आए हैं? कहीं मिट्टी से थोड़े निकल के आए हैं। आरएसएस भवन के नीचे कुछ खुदाई की और सोना निकला, उसको बेच करके इतना पैसा जमा कर दिया। तो उसके अलावा नीतीश कुमार के पास एक और माना जाता है कि भाई भतीजावाद वो नहीं करते हैं। खाली परिवारवाद नहीं, भाई भतीजावाद नहीं करते हैं और थोड़े मूल्य को बचा करके रखते हैं, मूल्य की बात करते हैं। अभी देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों जब से ये नीतीश कुमार अलग हुए हैं, गिरिराज सिंह जिस तरह से उत्तेजना वाली भाषा बोल रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों की जो है जांच हो रही है, वैसा बिहार में भी करने की ज़रूरत है। ये क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के पास सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के अलावा, या कहिए सांप्रदायिक उन्माद को खड़ा करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। वो मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ सकते हैं, वो लड़ा सकते हैं जिहाद के नाम पे, फलाना के नाम पे, ढेगाना के नाम पे। उसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो भ्रष्टाचार के नाम पे बोला है, अरे भाई, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी असम में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कर्नाटक में जो है आपने उनको शामिल कर लिया अपने अपने वापस संसदीय बोर्ड में। आपने कहा तो कहा था कि 75 साल के ऊपर का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई पद नहीं लेगा। वाजपेयी, ये अडवाणी जी को आपने बिठा रखा है बेचारे को उधर। और शिंदे जी एक नए उदाहरण है कि शिंदे जी के साथ आपने क्या किया। तो ये सारी चीजें बीजेपी अपने तमाम नैतिकताओं को ध्वस्त कर चुकी है और नीतीश कुमार फिलहाल उन पे भारी हैं। मोदी नहीं टिकते। मैं अगर एक लाइन में कहूं तो ये बोलूं कि नीतीश कुमार मोदी जी के ऊपर भारी है, बावजूद इसके कि उनके पास संघ जैसा संगठन पीछे खड़ा है। क्योंकि बीजेपी में भी जो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि आरएसएस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बीजेपी के को पसंद नहीं करते हैं, बीजेपी को मतलब मोदी जी को पसंद नहीं करते। तो हर जगह जिस तरह का माहौल बना है, उसमें बीजेपी को हराने का जो ऐलान किया है नीतीश कुमार ने, वो सब समझ बूझ कर किया है। नीतीश कुमार बड़े ही अनुभवी नेता है और जिस जमीन से आए हैं, उनके पीछे उन्होंने न तो भाषा का झगड़ा खड़ा किया, न धर्म का झगड़ा खड़ा किया, न जाति का झगड़ा खड़ा किया। बिहार में जाति पे बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जातिवाद के आरोप से भी वंचित है, बचे हुए हैं। वंचित कहिए मतलब बचे हुए हैं। उन पे जाति का आरोप नहीं लगा सकते आप, बल्कि जाति के लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि भाई सब पार्टी के लोग आते हैं, अपनी अपनी जातियों को आगे बढ़ाते हैं, आपने अपनी जाति को आगे बढ़ाया नहीं। न गुंडे को बढ़ाया, न किसी पूंजीपति को बढ़ाया, न किसी पढ़ने लिखने वाले आदमी को बढ़ाया, न पार्टी में राजनीतिक तौर पे बढ़ाया। राजनीतिक तौर पे आरसीपी सिंह को जाति के नाम पर नहीं बढ़ाया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को बढ़ाया कि भाई इतने समय से वो साथ में थे पीएस बन करके, और एक जवाबदेही दे दी थी कि भाई संभालो आप, क्योंकि नौकरशाही पे नीतीश कुमार का भरोसा ज्यादा रहा है। तो अभी जो ऐलान किया है नीतीश कुमार जी ने,
और वो ऐलान बीजेपी को इसलिए चोट लग रही है, लग रहा है ऐलान, ये चोट के तौर पे लग रहा है कि तिलमिला गए, बीजेपी को कोई काट नहीं दिख रहा है। और पूरा पूरा नैरेटिव, चूंकि बीजेपी 2019 के बाद नैरेटिव पे चल रही है और गोदी मीडिया का नैरेटिव भी चेंज हो गया है। आज झक मार करके उनको नीतीश कुमार पे चर्चा करनी पड़ रही है, विपक्ष के पर बात करनी पड़ रही है। और जो गोदी मीडिया का शिकार या कहिए निशाना जो है राहुल गांधी होते थे, राहुल गांधी आज निशाने पे नहीं है। अगर भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, अगर वो नीतीश कुमार अभी उधर होते तो देखिए अभी क्या क्या हो रहा होता। तो नीतीश कुमार ने एक ढाल का काम किया है कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, और विपक्ष में जो जान आई है, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि 2024 में तगड़ी टक्कर देंगे और जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। राहुल लाल जी, क्या आप